बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपकी याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने रखते हैं, जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में समाअत हुई। और मिलिट्री कोर्ट्स का आपको पता है कि उसके अंदर जो सिविलियंस अंडर ट्रायल हैं, ये समाअत होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के महीने में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का बेंच वाज़े तौर पर यह फैसला दे चुका है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। आपको पता है कि ये 9 मई का पूरा जो बयानिया और वाक़या है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है और इसमें बहुत सारा झूठ शामिल है। इसीलिए आज तक इसकी कभी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। और जब सिविलियंस के मुकदमात सिविलियन कोर्ट्स में आते हैं तो वहाँ तो किसी को सज़ा नहीं हो पाती, वहाँ तो कोई सबूत मौजूद नहीं है। वहाँ तो जब एविडेंस पर बात होगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से लेकर दूसरी एविडेंस पर बात होगी, तो कुछ हाथ में नहीं होगा। इसी वजह से जज मोहम्मद अब्बास ने, याद कीजिए कि सरगोदा की एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब उसे कहा गया कि आपने ज़मानत नहीं देनी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं देता, मुझे सबूत दे दें। सबूत कोई नहीं था उन लोगों के ख़िलाफ़, किसी किस्म की एविडेंस नहीं थी, तो उन्होंने ज़मानत दे दी। उसके बाद उनको यरगमाल बना लिया गया। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत 9 मई के जो मुकदमात हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना चाहती है, सिविलियन कोर्ट्स में नहीं करना चाहती, क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स ओपन होंगी, अगर बराह रास्त नहीं भी होंगी तो वकला को एक्सेस होगी, बहस होगी, रिपोर्ट होगी अखबारात में, और सब पता चल जाएगा कि कोई सबूत इन 9 मई के तमाम मामलात का इनके पास नहीं है और ये झूठे इल्ज़ामात लोगों के ऊपर लगाए हुए हैं। इसलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर बाज़िद है कि हमने हर सूरत मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही इन्हें ट्राई करना है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, ज़बरदस्ती वो फैसला काजी फायज़ ईसा से 2 नंबरी के साथ उसे रिवर्स करवाया गया, एक स्टे ऑर्डर टाइप चीज़ दी गई और अब उसको लंबा लटकाया गया, बेंच पे बेंच बनाया जाता है। अभी हाल ही में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में ये बेंच बनाया गया, 7 रुकनी बेंच बनाया गया। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर एतराज़ किया था कि ये 9 रुकनी बेंच बनाएं। अगर 9 रुकनी बेंच बनता तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल होते। अगर वो होते तो ये केस 2 दिन में ख़त्म हो जाता। अब तमाम ऐसे जजेस बनाए गए, जो डाले गए इसमें, कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये केस जो है ये किसी तरफ हमें जाता हुआ नज़र नहीं आता, सवाए इसके कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को ट्राई करने की इजाज़त दे देंगे या कोई ऐसा मखलूत किस्म का फ़ैसला देंगे जिससे ये बेचारे जो बेगुनाह वहाँ पर कैद हैं, इनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुश्किल में पड़ जाएंगी। अब आपको ये बताएं कि जो कल समाअत हुई है उसमें वकला ने ये बताया सुप्रीम कोर्ट के बेंच को कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो इस टाइम लोग भुगत रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स को, उनको बहुत ही नामुसाद हालात के अंदर रखा गया और पिछले कई हफ्तों से उनको उनके अजीज़ों के साथ मिलने नहीं दिया गया। और जब मिलने भी दिया गया तो उनके मुंह पर कपड़े डाले हुए थे, हथकड़ियाँ लगाई हुई थी, बहुत ही बदतरीन हालात के अंदर उनके वर्सा के साथ मुलाकात करवाई गई। सिर्फ चंद लोगों की, ज़्यादातर लोगों को पिछले कई हफ्ते से उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई और उन्हें शक है कि उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनको बहुत ही बदतरीन हालात के अंदर रखा हुआ है, इसीलिए उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे तो इल्म नहीं है। मीन अटॉर्नी जनरल ने भी वहाँ पर हैरानगी का इज़हार किया कि सिविलियंस के साथ ऐसे क्यों ट्राई किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल भी हैरान थे कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है जो उनके वर्सा बता रहे हैं कि उनके साथ किया जा रहा है। अब खैर जजेस ने इस पर बजाय इसके कि बेंच किसी मुस्बत सिमत में चलता और इसका आज ही फैसला करता, क्योंकि पाकिस्तान का आइन वाज़े है, कानून वाज़े है, जस्टिस एजाजुल एहसन के पूरे बेंच का फ़ैसला वाज़े है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के माजी के अपने फ़ैसले वाज़े हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी क्या है वो मैंने आपको बता दी है। मजबूरी ये है कि अगर सिविलियन का सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ तो वही होना है जो जज मोहम्मद अब्बास की अदालत में हुआ, तो फिर 9 मई का सारा भांडा फूट जाना है।
9 मई के सारे इस बात को इंटैक्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही सिविलियंस का ट्रायल किया जाए और वहाँ पर फिर बगैर सबूत, बगैर किसी बात के, क्योंकि वहाँ कौन सा कोई पूछने वाला है, बताने वाला है, देखने वाला है। इन केसेस में इन बेचारे जो 85 से लेके 87 के करीब लोग हैं, 87 घराने समझिए आप, जो इस टाइम तकरीबन 20 से 23 लोगों को तो छोड़ दिया गया था एक एक साल की सज़ा देकर, और कहा था इनके खिलाफ सबूत नहीं है। तो अब कौन जवाब देगा अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं है? तो उनको 1 साल आपने किस कैद में रखा? जो कुछ भी किया उसका ज़िम्मेदार कौन है? बहरहाल ये आज की जो सिचुएशन है उससे यही पता चलता है। अच्छा, एक और ख़बर पाकिस्तान के एक बड़े वकील ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजी। बहुत बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, जो बड़े 4-5 नाम हैं उनमें से एक नाम उनका है। उन्होंने बताया कि कराची से अचानक जस्टिस मंदोखेल साहब के भाई को सेनेटर बना दिया गया। वो बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनको सेनेटर बनाया गया है। और उसके बाद मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि जस्टिस मंदोखेल साहब हमारे लिए तो बहुत ही काबिल एहतराम है, बहुत ही मोहतरम है, लेकिन वो वकील साहब ये कह रहे थे कि अब ये जो बेंचेस बनने हैं, और ये मेरे पास उनका व्हाट्सएप पड़ा हुआ है ज़ाहिर है, तो उनका ख्याल ये था कि ये जो बेंचेस बन रहे हैं और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जस्टिस मंदोखेल साहब के जो भाई हैं उनका भी इनके साथ कोई लेना देना है सारे मामले के साथ। अब मुझे नहीं पता लेना देना है या नहीं है, लेकिन ये वाकई सवालिया निशान है कि अचानक से वो कैसे एक बिल्डर से एक सेनेटर अचानक से वो कैसे बन गए। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होता है, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो सीटें ख़रीदते हैं। हमारे ज़माने में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी लॉबिंग करने की कोशिश की, कुछ कामयाब भी हुए होंगे, और वो ज़रूरी नहीं होता कि ऊपर टॉप लीडरशिप को ही वो एक्सेस करें। कई दफ़ा लोअर जो ज़ली लेवल और सूबे के लेवल की कमेटियां होती हैं जमातों की, उन तक पेनिट्रेशन करके ऐसे लोग फिर ऐसी पोजीशन लेने में कई दफ़ा कामयाब होते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर लाहौर से है। आसिफ जरदारी साहब लाहौर जाना चाहते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कमांडर जो हैं पाकिस्तानी अफवाज के, सदर पाकिस्तान, वो लाहौर का दौरा करना चाहते हैं 2 रोज़ा। उसके लिए उन्होंने एक तो 5 बम प्रूफ गाड़ियां मांगी हैं। जी हाँ, लाहौर वो जाएंगे और उन्होंने कहा कि 2 दिन मुझे वहाँ पर टोटल 20 गाड़ियां चाहिए, और उन 20 के अलावा 5 बम प्रूफ गाड़ियां चाहिए। वो जो 20 गाड़ियां होंगी उसमें उनका लाओ लश्कर होगा, और 5 ऐसी गाड़ियां चाहिए जो बम प्रूफ हों। अब समझ नहीं आती कि जरदारी साहब ने 5 गाड़ियों में ऐसा क्या रखना है। चलो 1 ले लें, चलें जी, मैक्सिमम 2 ले लें, ख़राब हो गई तो दूसरी में आप सफ़र कर लेंगे। 5 गाड़ियों की समझ से बाहर हैं कि 5 गाड़ियां बम प्रूफ जरदारी साहब ने क्या करनी है। बहरहाल वो सुप्रीम कमांडर हैं, बड़े एहतमाम के साथ चौधरी साहब उनको जता कर लाए हैं। फॉर्म 47 से पहले पार्लियामेंट बनवाई, फिर उससे इनको जतवाया। तो हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले कि वो 20 मांगे या 50 मांगे। पैसा आवाम का है और आवाम पे करेगी, और दूसरी तरफ आवाम के साथ क्या हो रहा है बिजली के बिलों पर और अल्ले तललियों के ऊपर, ये जो अखराजात हो रहे हैं ये आपके सामने है। इससे पहले ही जरदारी साहब अपने बागात का बजट जो है वो दुगना कर चुके हैं। अच्छा, अगली खबर लाहौर से है। मरियम नवाज़ सोलर स्कीम लेके आई हैं। जी बाजी मरियम अब सोलर पे चलेंगी, मतलब कि वो सोलर स्कीम चलाएंगी, और उनकी स्कीम ये है कि ऐसे तमाम लोग जिनके 300 यूनिट तक बिजली का बिल आता है, वो अगर सोलर लगवाना चाहें तो 75% कर्जे के ऊपर सोलर लगवाया जाएगा। अच्छा, ये पीछे जब इनके चचा हुकूमत में थे तो ये एक स्कैंडल आया था कि इन्होंने सोलर के ऊपर जो है वो टैक्स और ड्यूटी और तमाम चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रोका था, और उस वक्त ये स्कैंडल था मुबैना तौर पर कि इनके अपने फ्रंट मैन जो थे उन्होंने इंपोर्ट किया था भारी मकदार में सोलर जो है बैरून मुल्क से। तो यूजुअली वो येलो कैब, जो पीली टैक्सियों की स्कीम थी, याद कीजिए नवाज शरीफ साहब के ज़माने की, या कोई भी स्कीम ये ख़ानदान जब लेके आता है, इवन बिजली घर लगवाता है, सोलर पार्क, कायदे आज़म सोलर पार्क जो बहावलपुर में लगाया था, तमाम जगहों पर नज़र आता है कि करप्शन करता है ये ख़ानदान, उसमें से किकबैक्स लेता है। अभी भी यही लग रहा है कि कोई ना कोई इन्वेस्टर है जो मरियम साहबा के पास आया और उसने कहा है कि सोलर जो है वो हम बेचना चाहते हैं, हम लाएंगे वहाँ से, आपको इतना कमीशन मिलेगा, आप ये काम कीजिए। तो मरियम साहबा ने अब सोलर की स्कीम लॉन्च कर दी। अब आप कहेंगे कि गिल साहब इससे तो लोगों का भला हो रहा है, आप इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं? मैं बताता हूँ क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ। याद कीजिए, अभी ये हुकूमत सोलर के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाने का सोच रही है, और लगाया भी है इन्होंने माजी में। जिन लोगों ने इस वक्त सोलर लगाए हुए हैं उनके ऊपर टैक्स है, उन पर पाबंदियां लगाने की ये बात ये हुकूमत करती रही, मैं नहीं करता रहा। इनकी अपनी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये प्लान बने, पॉलिसीज़ बनी, डिस्कस हुई, और क्यों बनी उसकी वजह ये है कि जो बिजली घर इन्होंने बहुत महंगे लगाए हैं, वो उनसे बिजली आप लें या ना लें, कैपेसिटी पेमेंट पे करनी पड़नी है। मसलन पिछले 10 सालों में तकरीबन 8300, जी हाँ 8300 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट में हमारी कौम ने पे किए हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल
आप सोलर पे ले जाते हैं 20% 25% आवाम को, तो जो रिमेनिंग 75% है वो आपकी सारी कैपेसिटी पेमेंट पे करेगी। मीन बिजली फिर भी महंगी रहेगी, आवाम फिर भी परेशान रहेगी, बल्कि ज़्यादा दिगरगुम होगी सूरत हाल, क्योंकि जो 25% आवाम सोलर पे चली जाएगी वो तो कम पे करेगी कैपेसिटी पेमेंट, जो बाकी 75% गरीब आदमी जो रह जाएगा, जिसको सोलर लगाने की भी फुर्सत नहीं होगी, या उसको कर्जा नहीं मिलेगा, या आम आदमी होगा उसकी रसाई नहीं होगी, और वो और ज़्यादा मारा जाएगा, उसको और ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट। अगर आज उसका बिल लेट से 30,000 है तो उसका बिल फिर 50,000 हो जाएगा। तो इसलिए एक तरफ तो इतनी कैपेसिटी पेमेंट वाले मंसूबे हैं, और दूसरी तरफ ये सोलर खुद बंद कर रहे हैं, और तीसरी तरफ कर्जे दे के सोलर खुद लगवा रहे हैं। मीन ये नालायक भी थे, अनपढ़ भी थे, ये कोशिश भी नहीं करते, और अब मैं क्या कहूँ इन्हें कि बहुत ही वाहियात लोग हैं। इनकी एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी कहीं पर भी आपको मिलती हुई नज़र नहीं आती। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट लखपत जेल में पेश किया गया एक मुकदमे के सिलसिले में, इस्लामाबाद से लाके। उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, जिस पर यास्मीन राशिद साहबा ने बहुत एहतजाज किया और अदालत के अंदर हथकड़ियाँ खुलवाई उनकी, और कहा कि ये वो सलूक हैं जो कभी भूले नहीं जाएंगे, और समझ से बाहर है कि अदालत के अंदर आपको हथकड़ियाँ लगाने की क्या ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं उन्होंने जजेस पर रेफरेंस की मजम्मत की है। रियासत अली आज़ाद उनका नाम है, माँ बाप ने नाम तो आज़ाद रखा है। उम्मीद करेंगे कि रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं वो आज़ादी के साथ अपनी बार के फैसले भी करेंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने कहा है, जो काबिल सताइश है, कि वो जजेस को प्रेशराइज नहीं होने देंगे और उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि तमाम जजेस इकट्ठे हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने इकट्ठे होकर इस्टेब्लिशमेंट का ये जो हमला है उन पर रेफरेंसेस फाइल करना और उनकी तहकीर करना, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलवाना, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी जो है वो लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे कि वज़ीर ख़जाना, जी हाँ, उन्होंने आप तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाई है कि हमें मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे, और मज़ीद टैक्स इकट्ठे भी करने पड़ेंगे, और हमारे पास 5 साल का मौका नहीं है। अगले 3 महीने उनमें हमने सब कुछ करना है। अगर हमने नए टैक्स लगाए और नए टैक्स कलेक्ट ना किए अगले तीन महीनों में, तो 5 साल की बात नहीं, हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा, और हम और ज़्यादा मुसीबत में चले जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर इससे है वो झूठ है, ये सच थी। यहाँ पर वज़ीर ख़जाना सच कह रहे थे। अगली खबर वो झूठ है जो बार बार आपके साथ बोला जाता है, और अब बताया गया कि 5 अरब की सरमायाकारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। सरमायाकारी कोई नहीं है, ये ऐसे ही है। मैंने ऐसे ही बताया था कि जैसे आपको पता है कि एक लतीफ़ा पंजाबी वीलॉग में मैंने सुनाया था, जो गुजरात के गांव माचीवाल के बशारत मसल्ली का था, और उसने कहा था कि माधुरी के साथ मेरी, जो फिल्म अदाकारा हैं माधुरी, उनके साथ मेरी शादी तय हो गई है, 50% काम हो गया। उनसे पूछा गया वो कैसे, उन्होंने कहा 50% काम इस तरह हो गया कि मैं राज़ी हूँ माधुरी से शादी करने को, माधुरी का 50% रहता है, उनसे पूछ लें वो राज़ी हैं कि नहीं है। तो जैसे बशारत मसल्ली के पास माधुरी का राज़ीनामा नहीं था, लेकिन वो समझता था कि मेरी 50% शादी की बात तय हो गई है, उसी तरह से पाकिस्तान के हालात ये कि इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं है। हमने 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी है। यही नहीं, हमने ये भी ऐलान फरमा दिया है, अगली खबर जो आपको दूंगा वो ये है कि SIFC के तहत शोबा सियाहत में 30 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी मुतवक्की है। जी गिने ज़रा, आपके कान जो क्या करूं मैं, 100-120 अरब तो हमने आपको कल गिनवाए थे ना, और इसमें आप 5 अरब डाल लीजिए, ये जो आज ऐलान किया है, और फिर SIFC वाले 30 अरब, तो ये 35 अरब आपने और डालने, तो ये तकरीबन मेरा ख्याल, अगर मेरी मैथमेटिक्स गलत नहीं है, तो ये 155 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ चुकी है। आई ज़ीरो है लेकिन आ चुकी है। तो ये सियाहत के जो मकामात, 30-35 मकामात दरियाफ्त किए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो सारा काम है जो इमरान खान करके गए थे। इमरान खान का ख्याल ये था कि जो बहुत ही टॉप टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर रिजॉर्ट्स बनाए जाएं, और वहाँ पर बाकायदा एक मंसूबे के तहत, मीन एयरपोर्ट से लेके रिजॉर्ट तक और तमाम चीज़ें, सहूलतें टूरिस्ट को मौजूद हों, ताकि वो बैरून मुल्क से आ सकें, ज़र मुबादला खर्च कर सकें, यहाँ लोगों को जॉब्स मिलें, बाहर से रेमिटेंसेज आए, बाहर से आपको जो है वो ज़र मुबादला आए, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर खर्च करेंगे वो पैसा। तो इमरान खान साहब ने वो पूरा मंसूबा बनाया था। खालिद खुर्शीद हमारे चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के, मैं उन तमाम मीटिंग्स में होता था। वो तमाम प्लेसेस आइडेंटिफाई की गई थी, KP में भी उन पर काम, जाहिर है इस तरह के मंसूबे 5-10 साल लगते हैं हमारे तरह के मुल्क के अंदर,
उन मंसूबों पर खासा काम भी शुरू हो गया था। टाउन प्लानिंग सबसे पहले इमरान खान साहब ने शुरू करवाई थी, मतलब कि सबसे पहले सैटेलाइट से उन तमाम एरियाज़ की इमेजरी करवाई गई थी, ताकि ये ना हो कि वहाँ पर जब डेवलपमेंट शुरू हो, तो आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या होता है, लोगों की प्राइवेट ज़मीन खरीद कर वहाँ पर फिर बेतहाशा होटल्स और अनप्लैंड होटल्स जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, जिनमें सहूलतें ठीक नहीं होती, जो दुरुस्त तरीके से नहीं बने होते, फिर सीवरेज का पानी निकालने का निकासी आपका सारा जो काम है वो ठीक नहीं होता, सड़कें तोड़ देते हैं, पाइप डाल देते हैं मर्जी से, तो सारा कुछ तबाह हो जाता है। तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फिर रिजॉर्ट्स नहीं बना सकते। इसलिए इमरान खान ने सबसे पहले ऑर्डर किया था कि उनके सर्वेस करवाए जाएं, उनकी इमेजरी सेटेलाइट से की जाए, और फिर उस इलाके में बग़ैर प्लानिंग के, टाउन प्लानिंग के, कोई बिल्डिंग ना बनाने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो मौसर तरीके से वहाँ पर जो है वो अपग्रेडेशन हो सके। प्रोसेस में था सब कुछ। अब उसके ऊपर एक नए मिलिट्री के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, अज़हर साहब शायद उनका नाम है, उनको अपॉइंट किया गया है इस सियाहत के काम के ऊपर, और कहा गया है कि 30 अरब की सरमायाकारी आएगी, और ये देखते हैं आती कि नहीं आती। हमें तो पहले ही पता नहीं आएगी। जिस तरह का टेररिज्म और जो मामलात, जिस तरह की रेस्टलेसनेस आपने फैला दी है पूरे मुल्क में, और ख़ुसूसी तौर पर केपी और जीबी में, आप बताइए कहाँ से सरमायाकारी आनी है और किसने सरमायाकारी करनी है। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर वजारत दाखिला ने कराची में सिंध हाई कोर्ट को ये बताया है कि मुल्क की सलामती के लिए ट्विटर से बहुत ख़तरा है। जी, ट्विटर जिसे आप एक्स कहते हैं वो पाकिस्तान में बंद है, उसकी बंदिश के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन की गई थी। अब वजारत दाखिला जाकर बता रही है कि एक्स जो है वो मुल्क की सलामती के लिए बहुत ख़तरा है, इसलिए उसको बंद रखा जाएगा, उसको नहीं चलाया जाएगा, और तमाम कानूनी तकाजे हमने पूरे करके उसको बंद किया। ज़रा हालत चेक कर लें हमारी कि ट्विटर जो है वो मुल्क की सलामती भी इस्तेमाल होती है, यहाँ मज़हब भी इस्तेमाल होता है, हर चीज़ यहाँ इस्तेमाल होती है। जिसकी ज़रूरत हो उस चीज़ को सामने रख के इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। अच्छा जी, जस्टिस अमजद रफ़ीक तगड़े जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने 600 किलो मुर्दा गोश्त जो सप्लाई किया गया, जो लाहौर के अंदर मज़े ले के खाया गया होगा, रेस्टोरेंट्स के ऊपर शवारमे खाए गए होंगे, बड़े बड़े MM आलम के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स होंगे वहाँ पर वो मुर्दा गोश्त जो है वो आपने चिकन स्टेक से लेके और कबाब और पता नहीं क्या कुछ के तरीक़ों से आपने खाया होगा। किसी ने जैपनीज़ फूड खाया होगा वहाँ पर, तो किसी ने इटालियन फूड खाया होगा। बहरहाल वो 6000 किलो मुर्दा गोश्त जो है वो सप्लाई किया गया था। उस जुर्म में जो लोग पकड़े हुए थे उनकी ज़मानत खारिज की है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने, और कहा है कि उससे पता नहीं कितने लोग बीमार हुए होंगे, हलाक भी हो सकते हैं। लेकिन वैसे तो अब हमारी कौम में जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं उनको तो मुर्दार खाने की आदत ही है, मीन हराम मुर्दार ही होता है ना। लेकिन अब अमजद रफ़ीक साहब ने इस पर सज़ा दी। अच्छा फैसला है, जाहिर है कोई तो लॉलेसनेस हुई है, कुछ तो होना चाहिए। अगली खबर फैसलाबाद से है। डॉक्टर्स फैसलाबाद के अंदर एक लड़की का, बच्ची का ऑपरेशन था, उसके पेट में कैंची भूल गए। काफ़ी दिनों के बाद उसको जब दर्द हुई वो वापस आई, इन्फेक्शन हुआ था अंदर, फिर ऑपरेशन करके कैंची निकाली गई, उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सका, वो वफ़ात पा गई, जाँ बहक हो गई। अब उसके 3 ज़िम्मेदार लोग जिन्होंने ये कोताही की उनके खिलाफ़ इंक्वायरी हुई है। सज़ा किसी को नहीं होनी, मैं अभी बता देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा और मुल्क आगे चलेगा। यहाँ पर जो मर्ज़ी जो कुछ कर ले, सज़ा हमने नहीं देनी, हम जिंदा कौम है। अगली खबर ये है कि मरियम नवाज़ साहबा एक बुलेट प्रूफ महल बना रही हैं। एक शहरी ने ये वीडियो शेयर की है, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ महल है, और इसकी डिटेल ज़्यादा हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही है कि बहुत बड़ा को पैलेस बना रही हैं जो बुलेट प्रूफ है। एक शहरी कॉन्ट्रैक्टर जो वहाँ गया था उसने अंदर से वीडियो बनाकर शेयर की है। अच्छा जी, अगली खबर मैं आपको दे चुका हूँ कि साबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात ग्रीन टूरिज़म पाकिस्तान के सरबराह, वो जो 30 अरब वाला मंसूबा है उसकी मैंने बात की है, वहाँ उन्हें अपॉइंट किया गया। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं लेकिन उनको शेयर किया हमने आज के अपने पंजाबी वीलॉग में। और इसके साथ साथ मुझे दीजिए अभी इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।